सुदूर पहाड़ी क्षेत्र मध्य हिमालय में प्रकृति व मानव के बीच निरंतर संघर्ष होता आया है। इस संघर्ष में जीव अपने जीवन यापन से लेकर अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। मध्य हिमालय क्षेत्र में अनेक प्रकार के जंगली जानवर पाए जाते हैं जो शांत स्वभाव एवं शर्मीले मिजाज के कारण मानव बस्तियों से कोसों दूर रहते थे। आज मानव ने इन जानवरों की बस्तियों को मानव बस्तियों में परिवर्तित कर दिया है तथा उत्तराखंड में पलायन के कारण अपने आवास, अपने खेतों को बंजर कर उनमें जो झाड़ियाँ उगी वो जानवरों को एक आवास दे दिया है। गुलदार व अन्य जानवरों का रुख अब मानव बस्तियों या मानव के नज़दीक हो गया है। कभी पालतू जानवरों के मुंह में मनुष्य से आमना सामना हुआ तो बन गया आदमखोर। दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, आज अपने अनुभवों के इस श्रृंखला में मैं आपको ऐसे ही मानव और वन्य जीव संघर्ष से उत्पन्न हुई एक रोमांचक घटना सुनाने जा रहा हूँ। यह है नयार घाटी का आदमखोर गुलदार। दोस्तों, पौड़ी जनपद का असवालशू पट्टी में एक झुरमुटी गांव था। वहाँ विनोद की शादी पुष्पा के साथ हुई थी। दोनों ने 7 फेरों के साथ आजीवन साथ रहने की कस्में खाई थी और अब इनके 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी थी और जीवन यापन के लिए, अपनी जीविका उपार्जन के लिए विनोद को पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मैदानी क्षेत्र में जाना पड़ा और अब 7 साल हो चुके हैं परंतु विनोद घर वापस नहीं आया और ना उसका कोई आता पता है, यानी विनोद 7 साल से लापता है। उसके लापता होने के बाद पुष्पा अपने बच्चों के लालन पालन के लिए उसने भी अपना पैतृक गांव छोड़ दिया और एक एनजीओ में काम करने हेतु वो सतपुली में नयार के दूसरी छोर पे रौतेला गांव है। रौतेला गांव में एक कोई एनजीओ था, उसमें वो कार्य करने लगी और अपने बच्चों को लेके हुए वहीं रहने लगी। अपने छोटे छोटे बच्चों का उसने प्राथमिक विद्यालय में दाखिला करा दिया। अब एक गाय भी उसने रख ली। अपने बच्चों का लालन पालन बड़ी आसानी से कर रही थी। दोस्तों, यह घटना 1 मई 2007 की है। रोज़ की भांति उसका बेटा जब सूरज और अन्य स्कूल से जब वापस आए तो वो 2 बच्चों को घर पे छोड़ के सूरज के साथ गाय के हरे चारे के लिए हमेशा जाती थी। उस दिन भी दोनों माँ बेटे वहीं आसपास जो हरी पत्ती वाले पेड़ है यानी भीमल काटने के लिए वो पेड़ पे चढ़ी और वो जो भीमल की टहनी काट रही थी तो उसका बेटा सूरज उनको नीचे से एकत्र कर रहा था। क्योंकि शाम का समय था और मई के महीने में सतपुली साइड पे बहुत गर्म होता है, थोड़ा धूप हल्की छिप गई थी, इसलिए वो लोग जल्दी जल्दी भीमल को एकत्र करके अब घर आने की तैयारी थी। दोस्तों, ये वाला सारा एरिया लेंटिना से पटा हुआ है। जाने धूप की गर्मी में कोई जो लेपर्ड था वो भी नयार, क्योंकि यहाँ से नयार नदी नज़दीक थी, नयार की ओर पानी पीने की इच्छा से वो भी आगे बढ़ा और लेंटिना के अंदर से वो सूरज के द्वारा किए गए कार्य को बहुत देर से देख रहा था। जब अब थोड़ा ही उनका भीमल माँ काटती जा रही थी, सूरज एकत्र कर रहा था,
तभी गुलदार ने सूरज पे हमला कर दिया और सूरज जोर से चिल्लाया। तो उसकी माँ पेड़ से नीचे देखती है कि एक बड़ा सा गुलदार जो है वो सूरज के गले से पकड़कर उसको खींचता हुआ ले जा रहा है। तो माँ क्या करती, माँ पेड़ से चिल्लाई, उसने अपनी दराती वहीं से सीधे उस लेपर्ड की ओर फेंकी और वो फटाफट पेड़ से नीचे उतरने लगी। और बहुत जल्दी जितना हो सके, कुछ तो वो मतलब लगभग 10-15 फीट से तो उसने सीधी जंपी लगा दी नीचे, और ज़मीन पे आते ही वो सूरज की ओर दौड़ी। और गुलदार तब तक सूरज को 50 मीटर दूर घसीट के ले जा चुका था। तो वो दौड़ती दौड़ती वहाँ तक पहुँची तो देखा गुलदार ने कि इसकी माँ मेरी ओर बढ़ रही है, तो सूरज को छोड़ के वहीं पे भाग गया। सूरज के दोनों गले में दोनों तरफ जो थे वो गुलदार के कैनाइल चुभ चुके थे, जिनसे बहुत तेज़ी से खून निकल रहा था। उसकी माँ ने सूरज को उठाया अपनी गोद में और बहुत जल्दी से वो उसको चिकित्सालय ले जाना चाहती थी ताकि वहाँ उसका इलाज किया जा सके। परंतु जो वो थोड़े दूर चली, सूरज ने माँ की गोद पाते ही अंतिम सांस ली और इस दुनिया से विदा हो गया। दोस्तों, और इसी के साथ नयार घाटी का आदमखोर गुलदार सक्रिय हो गया था। दोस्तों, ये माँ बेटे हमेशा की तरह ये कार्य कर रहे थे, परंतु इस समय यहाँ पे कोई गुलदार सक्रिय नहीं था। इन बच्चों के खातिर उसने अपना पैतृक गांव छोड़ के वो किसी एनजीओ में नौकरी करने के बाद बच्चों का लालन पोषण कर रही थी। और जिस सूरज को वो अपना आगे आने वाला सहारा समझ रही थी, बड़ा बेटा उसका सूरज था और उसी को अपना सहारा समझ रही थी, उसको इस गुलदार द्वारा इस दुनिया से दूर कर दिया गया। सोचो, एक माँ के हृदय पे कितना कुठाराघात इस गुलदार द्वारा किया गया था, जो सामान्य व्यक्ति कभी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि माँ का दुख केवल माँ ही समझ पाती है। जब मैं हमें इनको मिला था तो इनका रो रो के बहुत बुरा हाल था, और यहाँ तक कि मेरे भी इनके को देख के आंसू छलक गए थे। खैर दोस्तों, होनी को कौन जानता है। इसके बाद थोड़ा दिन ये एरिया शांत रहा, और ठीक तो 18 मई 2007 का दिन बहुत गर्म था। सतपुली वैसे भी गर्म क्षेत्र है। दिन में धूप की तपश के कारण लोग बाहर नहीं निकल रहे, और जो धूप शाम को छुपी तो कुछ लोग टहलने के लिए निकल गए, कुछ लोग अपने मकानों की छत पे घूमने लग गए, और जो थोड़ा ठंडी हवा चली, लोगों को इस गर्मी से राहत मिली। दोस्तों, सतपुली से 5 किलोमीटर और पौड़ी से 35 किलोमीटर दूर नयार नदी के किनारे लगभग 400 मीटर ऊपर एक गांव है बूंगा। इस बूंगा में लाटी देवी रहती थी। इसके जो बेटे लोग थे वो उनका मकान कोटद्वार में था और वो कोटद्वारी में रहते थे। घर पे केवल बुढ़िया थी। 18 तारीख को बुढ़िया भी रोज की तरह अब शाम के खाने की तैयारी करने लगी, और उसी के मकान के बगल पे उसने जो सब्जी बो रखी थी, सब्जी का जो बगीचा था, उसमें वो सब्जी निकालने के लिए चली गई। ये बगीचा बिल्कुल उसके मकान के बगल से और लास्ट किनारे की ओर था, और उसके बाद उस साइड पे पूरी लैंटीना की जो थी वो झाड़ी थी, और यहाँ तक कि नीचे को भी जितनी जगह थी वो सब लैंटीना से पटी हुई थी। और वहाँ से एक नाला जो आता था, जो नयार को मिलता था, उस नाले में पानी था, और ये पूरी झाड़ियाँ वहाँ तक पटी हुई थी। शायद ये आदमखोर गुलदार उस दिन, क्योंकि गर्मियों का मौसम था, पानी पीने उस नाले पे पहुंचा, और उसके बाद वो बूंगा गांव की ओर बढ़ चला। क्योंकि एक शिकार उसने कर लिया था,
इसलिए वो गांव के नज़दीक आना उसका स्वाभाविक था। जो लाटी देवी, क्योंकि उसकी उम्र भी उस समय लगभग 65 की लगभग थी, तो वो सब्जी निकाल रही थी, कमर भी थोड़ा टेढ़ी थी। तो गुलदार उसके नज़दीक बैठा और उसने देखा कि ये बुढ़िया जो है कमर झुकी हुई है और ये भी सब्जी निकाल ली है। तो गुलदार ने तुरंत उस पर हमला कर दिया और हमला इतना सटीक था कि लाटी देवी की चीख भी नहीं निकल पाई और वो उसको घसीटते हुए झाड़ियों की ओर ले गया। जब वो झाड़ियों की ओर उसको ले गया तो उसको नीचे की ओर खींचना बहुत सरल था, इसलिए वो उसको फटाफट नीचे खींचकर लगभग 100 मीटर दूर तक ले गया और उसके बाद एकांत मिलने पर वो लाटी देवी की शव को खाने लग गया। तब थोड़ा देर बाद अंधेरा हुआ और उसके जो भतीजे लोग तो उस अगल बगल वाले थे, उन्होंने देखा आज बुढ़िया दिखाई नहीं दे रही है। तो उन्होंने अगल बगल लोगों से पूछा, क्या आपने बुढ़िया को देखा? तो किसी ने कहा कि अभी तो वो सब्जी निकाल रही थी अपने बगीचे में। तो उसके भतीजे ने टॉर्च की रोशनी में उस बगीचे में देखा तो वहाँ पे मानव और जो गुलदार के संघर्ष के जो चिन्ह थे वो साफ दिख रहे थे, क्योंकि जिस समय गुलदार ने उसको अटैक किया होगा उस समय बुढ़िया ने अपने बचाने के लिए जो संघर्ष किया था उससे बगीचा जो था वो थोड़ा तहस नहस हो गया था। और उसके बाद उन्होंने देखा कि एक घसीट का निशान जो है वो नीचे की ओर है। तो उसने तुरंत गांव वालों को बताया और सब लोग एकत्र हुए और उसके बाद उस घसीट के निशान पे वो लोग आगे बढ़े। जब वो लोग आगे बढ़े तो उन्हें 100 मीटर दूर लाटी देवी हुआ। उन्होंने उसी समय वन विभाग और प्रशासन को सूचना दी और प्रशासन और वन विभाग, क्योंकि प्रशासन सतपुली से और वन विभाग भी सतपुली से, तुरंत वहाँ पे पहुँच गया और उसके बाद उन लोगों ने अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया और सूचना दी। तो सुबह वहाँ पे पिंजरे लगाने के उनको आदेश हो गए और रात खुलने पे वहाँ पे उस समय वर्तमान समय में डीएफओ डीएन सेमवाल और उप जिलाधिकारी जो उधर थे वो वहाँ पहुँचे। तो लोगों ने एक स्वर से ये मांग की को आदमखोर घोषित किया जाए। तो सेमवाल जी ने वाइल्ड लाइफ चीफ को इसकी सारी सूचना भेजी और उनको ही इस गुलदार को आदमखोर घोषित कर मारने के आदेश निर्गत हो गए। दोस्तों, सेमवाल जी द्वारा मुझे फ़ोन पे अवगत कराया गया, परंतु मैं उस समय बडियारगढ़ यानी श्रीनगर के ऊपर वाले एरिया पे जो नरभक्षी वहाँ हो गया था उसके परमिट पे मैं कार्य कर रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा, रावत ऐसी ऐसी बात है, आप हमारे क्षेत्र में आज ही पहुँचो। मैंने कहा, सर मैं जो हूँ इस समय तो बडियारगढ़ पे हूँ और यहाँ पे 2 बच्चों को आदमखोर ने किल कर दिया था, इसलिए मैं यहाँ पे सक्रिय हूँ और लगभग मैं यदि जल्दी मेरा कार्य हो जाता है तो मैं 23 तारीख या 24 तारीख को आपको पौड़ी में अपनी सहायता दे सकता हूँ। तो उसके बाद क्योंकि उस दिन उन्होंने लाटी देवी के शव को वहीं रोका था, तो नज़दीक की वहाँ पे पौड़ी के जो एक शिकारी थे राकेश वर्तवाल जी, जो हमसे पहले से कार्य करते थे और लगभग 20 आदमखोर उन्होंने शूट किए थे, तो उनको बुलाया गया और राम वर्तवाल जी बूंगा बैंड पहुँचे और बूंगा गांव पहुंचकर उन्होंने जहाँ पे शव था शव के थोड़ा दूर पे उन्होंने मचान बना दी और लगभग गर्मी का मौसम था, लगभग 8:30-9 बजे के बीच जो गुलदार था वो अपने शिकार पे वापस लौट गया। उन्होंने सर्च लाइट से जब गुलदार को शव के नज़दीक देखा तो उन्होंने निशाना लिया और फायर कर दिया। परंतु दोस्तों, क्योंकि उस गुलदार ने और भी किल करने थे, इसलिए गुलदार को गोली नहीं लगी और गुलदार बच निकला। परंतु एक बार जब कभी किसी गुलदार को किसी किल बॉडी पे फायर किया जाता है या उसको वहाँ पे डरा दिया जाता है तो भविष्य के लिए वो बहुत सतर्क हो जाता है। यहाँ तक कि उसके व्यवहार में ये अंतर आ जाता है कि वो अपने किए हुए शिकार पे भी वापस नहीं लौटता है। तो एक मिसिंग फायर के कारण गुलदार और सक्रिय और चालाक और होशियार बन गया था।
दोस्तों उसके बाद 23 तारीख को हम लोग, मैं और वीरेंद्र, बडियारगढ़ से श्रीनगर, श्रीनगर से पौड़ी होते हुए जो आडवाणी इनका जो बंगला है वन विभाग का, वहाँ पहुँचे। वहाँ हमारा इंतज़ार पहले से हो रहा था और वहाँ पे हमारे लिए ओपन जिप्सी भी उन्होंने तैयार कर रखी थी। तो फिर हमने उनसे पूछा कि जो प्रभावित क्षेत्र है वो कहाँ है। तो शाम को हम 4 बजे वहाँ से चले। मैंने देखा कि लगभग वो प्रभावित क्षेत्र वहाँ से 20 किलोमीटर दूर था। और जब हम आडवाणी से चले तो आडवाणी से पूरी सतपुली तक पूरी ढलान थी और ढलान वाले एरिया में घंडियाल धार, बनेक, ढड्डू खाल, ये वाली जगह थी जो सारा क्षेत्र पूरा लेंटिना से पटा हुआ था। यानी वहाँ केवल जो उनके आबाद खेत थे या जो गांव थे केवल वही दिख रहे थे, बाकी सारा क्षेत्र जो था वो लेंटिना से पटा हुआ एरिया। जब मैं भूंगा पहुँचा तो मैंने देखा कि ये नयार नदी से 400 मीटर ऊपर, सतपुली से 5 किलोमीटर और पौड़ी से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। नयार नदी जो है वो जो पर्वत श्रृंखला दूधातोली है, जहाँ लगभग 3-4 महीने बर्फ़ रहता है, वहीं से अनेक नदियों का उद्गम स्थल वो है। रामगंगा हुई, पूर्वी नयार हुई, पश्चिमी नयार हुई, ये सारी नदियाँ वहीं से निकलती हैं। और जो ये गांव था ये नयार नदी के ऊपर बसा हुआ था और उस नदी द्वारा जो पूर्व में एक समतल मैदान बना दिया गया था वो था बिलखेत। और इस पे जो पुल है, पुल वाले एरिया को बांघाट के नाम पे जाना जाता है। और इसी पे अनेक गांव वहाँ पे बसे हुए थे। धुरुली हुआ, बिलखेत हुआ, भूंगा हुआ, ये सारे अनेक गांव वहाँ बसे हुए हैं। जब मैं ऊपर से, मैंने आपको बताया कि सारा एरिया जो था वो लेंटिना से पटा हुआ था। मैं भूंगा गांव पे जब पहुंचा तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ के जो पशु हैं सारे, गाय, बैल, बकरी, बच्चियाँ जितने भी हैं, सबको इन्होंने बाहर बांध के रखा हुआ है। यानी इन्होंने गायों का एक बाड़ा बना हुआ है अपने प्रत्येक आदमी का अपने घर पे, क्योंकि हमारे यहाँ ठंडा एरिया है। हमारे यहाँ गायों को गौशाला के अंदर रखा जाता है और जो छत और बंद रहती है, परंतु यहाँ गर्मी होने के कारण सारी गाय भैंस बाहर रहती है। हवलदार आदमखोर क्यों हुआ होगा? क्योंकि इसके पास तो यदि ये चाहता तो रात को सारे पशु बाहर है, आराम से उन पे अटैक कर सकता था, परंतु इसने पशुओं को छोड़कर केवल आदमियों पे अटैक कर रहा था। खैर दोस्तों, इसी प्रकार से हम लोग पूरे एरिया पे जब वहाँ घूमे तो उस दिन बरतवाल जी भी मुझे वहाँ मिले। बरतवाल जी भी ने कहा कि रावत, उस दिन के बाद ये गुलदार इस एरिया में नहीं दिख रहा है। तो पूरी रात हम दोनों टीमें सर्च लाइट के सहारे इसे ढूंढते रहे, परंतु हमें कोई चीज़ सफलता नहीं मिली। केवल हमें वॉकिंग डियर, रैबिट, ये चीज़ें वहाँ दिख रही थी। और सुबह होते हुए हम लोग सब आडवाणी वापस लौट आए। पूरी रात हम लोग उठे हुए थे, इसलिए हमने नाश्ता करने के बाद हम सोने लगे। और बरतवाल जी ने कहा, क्योंकि वो उस समय ग्राम विकास अधिकारी के पद पे पौड़ी में कार्यरत थे, कि मेरे कार्यालय में ज़्यादा काम होने के कारण मैं वापस जा रहा हूँ। यानी दोस्तों, अब उस गुलदार को मारने की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई थी। दोस्तों, हम रोज शाम को लगभग 4 बजे गाड़ी से 20 किलोमीटर जो भूंगा बैंड था वहाँ पहुँचते और पूरी रात सर्च करने के बाद फिर सुबह वापस लौट जाते थे। 29 तारीख को हम लोग जब लेट, क्योंकि हम लोग 4 बजे निकल जाते थे, उस दिन मैंने कहा कि यहीं से अंधेरा होने दो और उसके बाद फिर हम सर्चिंग करते हुए चले गए। जो मैं भूंगा बैंड के ऊपर पहुंचा तो वीरेंद्र ने एकदम गाड़ी पे ठक ठक की आवाज़ की और गाड़ी रुक गई। तो मैंने देखा वीरेंद्र के ओर, तो उसने मुझे इशारा किया कि सामने कुछ दिख रहा है। तो मैंने जो टेलीस्कोप लगाया तो मैंने देखा टेलीस्कोप पे एक 4-5 साल की मादा गुलदार जो है वो
झाड़ी पे बैठी हुई है और उससे लगभग 50 मीटर दूर दो जो काखड़ है यानी वॉकिंग डियर वो आराम से चर रहे हैं और वो घात लगाकर उनका शिकार करने चाह रही थी। तो फिर मैंने राइफल नीचे की तो वीरेंद्र मेरे मुंह को देखने लगा कि क्यों। तो मैंने ये कहा कि नहीं, ये मादा गुलदार है और बरतवाल जी बता रहे थे कि जो वो गुलदार था वो मेल है और इसलिए इसके जो ये वर्क कर रही है, जो ये कार्य कर रही है अपने खाने के उसमें कोई दखल अंदाजी हम न दें और हम लोग सीधे आगे निकल गए। पूरी रात हम लोगों ने वहाँ सर्च किया और उसके बाद लगभग 2-2:30 बजे हम लोग बूंगा बैंड पे जो प्रतीक्षालय था उस प्रतीक्षालय पे गाड़ी लगा के उसके ऊपर चढ़े। और क्योंकि दोस्तों जब कोई दरबक्षी क्षेत्र होता है उसमें शिकारी यदि थोड़ा भी लापरवाह करे तो वही शिकार बन सकता है। यदि हम ओपन गाड़ी में थोड़ा आराम करते और हमें नींद आ जाती तो गुलदार हमारा शिकार कर सकता था। इसलिए हम लोग जो प्रतीक्षालय था उसकी छत पे चढ़े और उसकी छत पे कम से कम वो 10-12 फीट ऊपर थी, इसलिए आदमी वहाँ पे सेफ रह सकता है। और 1-2 घंटा हम लोगों ने उस पर आराम किया और फिर सुबह की सर्च करने के बाद हम लोग आदवानी वापस लौट आए। और दोस्तों डेली हो रहा था कि हम लोग जब सुबह किसी गुलदार का मूवमेंट देखना होता है तो उस समय हम आदवानी रह रहे थे। इसलिए मैंने पुष्कर जो हमारा वाहन चालक था उससे कहा कि यार ऐसा करते हैं, आज सुबह हम नाश्ता करने के बाद दोपहर का खाना हम लोग वहीं जो बांघाट मार्केट है, जो बाज़ार है वहाँ खा लेंगे। थोड़ा हम ये देख तो लें कि ये यहाँ कोई गुलदार मूवमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि हम तो 4 बजे शाम को जा रहे हैं, वहाँ पहुँचते हमको अंधेरा हो जा रहा है और फिर रात भर हम लोग सर्च करने के बाद फिर वापस लौट जा रहे हैं, तो किसी गुलदार का मूवमेंट हम कैसे देख पाएंगे। तो उस दिन हम लोग सुबह नाश्ता करने के बाद फिर कठपुली की ओर चल दिए। दिन में बहुत तेज़ धूप चमक रही थी, फिर भी हम लोग उस एरिया में जहाँ से गुलदारों के आने की संभावना थी उन जगहों को देखने पहुँचे। दोस्तों मैंने देखा एक जो रौतेला गांव जो जहाँ पहले सूरज को गुलदार ने मारा था, शायद वहाँ से नयार नदी से एक जो नहर थी वो सीधे वहाँ से बूंगा के नीचे गांव से होती हुई बिलखेत के खेतों तक जाती थी और उससे जो नीचे के समतल खेत थे उनमें फसलों के लिए पानी पहुँचाती थी। दोस्तों मैं उस बूंगा गांव के नीचे उस नहर पे जब चला तो एक जगह पे ठीक बूंगा के नीचे वो नहर बिल्कुल एक चट्टान पे थी और यानी यदि आप लोग थोड़ा भी आपका पाँव फिसला तो आप सीधे 100 मीटर नीचे नदी में गिर जाएंगे। तो हम लोग वहाँ से बड़ी मुश्किल से उसको पार किया। तो मैंने उस पर देखा कि इस पर किसी गुलदार के चलने के निशान हैं, परंतु ये गुलदार 2-3 दिन पहले चला हुआ है। तो फिर हमने लगाया कि हम तो 23 तारीख से यहाँ हैं और आज लगभग 2 तारीख हो चुकी है, यानी ये गुलदार चल तो रहा है इस पे, परंतु ये जो जगह है, जो इसके चलने का जो रास्ता है, ये रास्ता जब हम ऊपर से कोई सर्च लाइट मार रहे हैं तो ये वाला पोर्शन हमको दिख नहीं रहा है और इसलिए हमको गुलदार भी नहीं दिख रहा है। तो वो वहाँ से उस नहर से लगातार एक मूवमेंट जो उसका था उस नहर पे था और उस नहर के बगल पे ही ऊपर जहाँ पे लाटी देवी को गुलदार मार के ले गया था उसके नीचे कुछ बंजर खेत थे और वहाँ पे एक नेपाली की जो अपनी झोपड़ी बना रखी थी और क्योंकि नेपाली वह उन खेतों पे और सब्जी हब्जी का काम करता था और उसके 2-3 छोटे-छोटे बच्चे भी थे। जब मैं वहाँ तक पहुँचा तो मैंने देखा कि ये नेपाली इस चारों ओर झाड़ियाँ है, लेंटीना है और उसके बीच में इसने अपना एक छप्पर बनाया है और उस पर ये रह रहा है। तो इसको तो रात को क्या, इसको तो बच्चों को तो दिन में ही गुलदार उठा के ले जाएगा यहाँ से, परंतु ऊपर वाले की कृपा थी, उस पर कभी गुलदार ने वहाँ पे अटैक नहीं किया। और उसी के नीचे जो एक नाला था जिसमें हल्का पानी था वो भी वहाँ से नयार की ओर मिलता था नयार में। अब हमने थोड़ा उस गुलदार के जो ट्रेस थे उन ट्रेसों को
अपने आँखों से देख लिया था और वो वास्तव में एक 7-8 साल के नर गुलदार के थे। यानी ये गुलदार जो है इस नहर से रौतेला गांव, बूंगा और उसके बाद लेट नाइट क्या पता बिलखेत या बांघाट तक ये मूवमेंट कर रहा था और उसके बाद शाम को हम लोग वापस लौट आए। इस समय इस बीच कोई घटना हो नहीं रही थी और न ही गुलदार दिख रहा था, इसलिए हम लोग, क्योंकि 1.5 महीना हमको हो चुका था, हम इससे पहले जो रिगोली बडियारगढ़ पे कार्य कर रहे थे। और दोस्तों कि मैं ये सारा कार्य निःशुल्क करता हूँ, इसलिए जो हमने अपने घर से हम उस समय पैसे लाए थे, क्योंकि उस समय एटीएम और इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी 2007 में, तो वो ख़त्म हो चुका था। इसलिए मैंने डीएफओ सेमवाल जी से वार्ता की, सर मैं थोड़ा घर जाना चाहता हूँ और क्योंकि हमारे पास जो हम पैसा लाए थे वो भी खर्च हो गया है और उसके बाद हम 2-3 दिन बाद वापस लौट आएंगे। तो दोस्तों हम 4 तारीख जून को गैरसैंण में वापस लौट आए। बिलखेत के ऊपर एक गांव था धुरोली। धुरोली में परवीन थपलियाल का परिवार रहता था। इसके 2 बेटे थे, एक रजत उर्फ सोनू और एक इसका बड़ा भाई, शायद उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। वो 2 बेटे इनके थे। उस समय इस क्षेत्र पे नरभक्षी का जो था, वो नरभक्षी गुलदार जो था वो सक्रिय था, इसलिए लोग बहुत सतर्कता बरत रहे थे। गर्मियों के दिन थे, इसलिए जो खाना बनता था वो भी इनका सबका बाहर ही बनता था, कमरे के अंदर नहीं बनाते थे, बल्कि लकड़ी के द्वारा जो खाना बनता था वो बाहर आंगन में बनाया करते थे। और अक्सर लोग जो है अब घूमना भी लोगों ने कम कर दिया था और अपने छतों पे लोग अधिकतर शाम को बैठे रहते थे। उस दिन 8 जून की बात है, रोज की तरह धूप बहुत तेज थी। शाम के समय जो अंधेरा हुआ, उनकी माँ खाना बनाने लगी बच्चों की और ऊपर वाली मंजिल पे ही रखा जाता था, क्योंकि सबको पता था कि इस समय यहाँ पे एक गुलदार सक्रिय है और वो कभी भी किसी भी बच्चे को या बड़े को उठा सकता है। इसलिए बच्चों को जो ऊपर 2 मंजिल वाला बरामदा था उसमें रखा जाता था। ये रजत और उसका भाई शाम के समय अपना जो होमवर्क था स्कूल का, उसको अपने जो 2 मंजिल का बरामदा था उसमें वो लोग कर रहे थे। रजत छोटा था और उसका जो भाई था वो उससे बड़ा था। तो रजत भी लगभग उस समय 5 या 6 साल का था। वो पेंसिल से अपनी कॉपी में कुछ लिख रहा था। लिखने के बाद उसका जो भाई था वो अपना काम कर रहा था। तो रजत ने अपने भाई को अपना काम दिखाने के लिए उसको अपनी पेंसिल से उस पर यूँ मारा कि भैया मेरा काम देखो, या मेरा जो मैंने वर्क किया है, जो मैंने कार्य किया है उसको देखो। तो यूँ वो पेंसिल मारने से उसकी जो पेंसिल थी वो हाथ से छूट गई और बरामदा जो था वो सीमेंटेड था। तो पेंसिल जो हुई वो जब गिरी तो उसके बाद वो गर्व से गिरती हुई, ऐसे लुढ़कती हुई, तो नीचे सीढ़ी थी, सीढ़ी से नीचे गिरती हुई और नीचे गिर गई पेंसिल। उसी की माँ उसी के बगल पे खाना बना रही थी। तो रजत जब उसकी पेंसिल नीचे गिर गई तो वो चुपचाप उठा और सीढ़ियों से नीचे अपनी पेंसिल के लिए जाने लगा, क्योंकि उसको मालूम था कि पेंसिल नीचे गिर गई है। और क्योंकि उस समय ऐसा तो नहीं था, लाइटें बली हुई थी। तो जो वो उसकी मम्मी ने देखा कि रजत नीचे आ रहा है, तो उसकी मम्मी ने कहा रजत तुम क्या कर रहे हो? तो वो केवल पेंसिल बोल पाया, पेन बोल पाया। तब तक किसी गुलदार ने तुरंत उस पर, तो बहुत देर से उनको देख रहा था, बहुत देर से उनके एक्टिविटीज़ को देख रहा था, तुरंत उस पर हमला कर दिया और माँ बोलते हुए एक चीख के साथ रजत चिल्लाया। तो फट से उसकी माँ समझ गई कि रजत को गुलदार ने उठा लिया है। तो तुरंत वो उसके पीछे भागी और एकदम वहाँ जो हल्ला हो गया और सब लोग गुलदार के पीछे भागे। तो गुलदार उसको केवल 50 मीटर दूर तक ले गया और उसके बाद उसने उसको वहीं पे छोड़ दिया और गुलदार भाग गया। फटक से उसकी माँ वहाँ पहुँची, गांव वाले भी हल्ला करते हुए टॉर्चों की रोशनी से वहाँ पे पहुँचे। तो उसने रजत को जो अपने गोद में उठाया,
तो क्योंकि उस गुलदार के जो कैनाइल थे, उस कैनाइलों से उसके गले को दोनों तरफ छेद कर दिया था, जिनसे बहुत तेज़ ब्लड निकल रहा था। और जो उसकी अपनी माँ की गोद में उसको मिली, तो उसने केवल अपनी माँ की ओर फटी हुई आँखों से देखा, और उसके बाद उसकी आँखें खुली की खुली रह गई और वो इस दुनिया से चल दिया। यानी नयार घाटी के आदमखोर ने तीसरा शिकार कर लिया था। वन विभाग वहीं पे था, बोंगा पे। तुरंत वन विभाग को कॉल किया गया और वन विभाग भी तुरंत वहाँ पहुँच गया धुरोली पे, क्योंकि धुरोली और बोंगा की केवल 1 किलोमीटर की दूरी थी। तो तुरंत वन विभाग वहाँ पे पहुँचा और वहाँ एक कोई उस समय फॉरेस्टर थे, सुरेंद्र, उन्होंने जो गाड़ी की फोकस लाइट थी, फोकस लाइट को बैटरी से चला के एक सर्च लाइट बनाई थी, सर्च मतलब गुलदार को खोजने के लिए। और उन्होंने जो सारे लोग जब गए तो उसने जो अपनी लाइट मारी, तो उन्होंने देखा कि 10 मीटर पे जहाँ से उसके शव को उठाया गया, उसकी माँ ने जब रजत को उठाया, उनसे 10 या 15 मीटर पे गुलदार चुपचाप बैठा हुआ है। तो लोगों ने लोगों ने भी गुलदार को देखा। तो सुरेंद्र ने, क्योंकि राइफल तो लेके आया था, परंतु राइफल के चैम्बर में गोली उसने डाली नहीं थी, केवल गोलियां मैगजीन पे थी। उसने अपना बोल्ट पीछे किया और आगे की ओर उसको प्रेस किया, परंतु गोली चैम्बर में न जाने के कारण यूं तिरछी अटक गई और वो जबरदस्ती उस पर धक्का मारने लगा कि गोली चैम्बर में चले जाए। और पीछे से सारे लोग देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे थे, क्योंकि फायर क्यों नहीं कर रहे गुलदार पे। तो दोस्तों, हत्यारों के सही प्रशिक्षण न देने के कारण वो गुलदार उस समय बच निकला, क्योंकि हथियार तो थे पर हथियार चलाने का प्रशिक्षण उनको दिया ही नहीं गया था। या एक जिसके पास हथियार है, कम से कम उसको उस हथियार के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए था। और उसके बाद लोगों ने सुरेंद्र को पीछे से माँ की गाली तक दे दी। और उसके बाद लोग ये समझे, क्योंकि उसकी तो गोली जो है चैम्बर में गई नहीं, फायर होता कहाँ से। और उसके बाद गुलदार धीरे से उठा और वो झाड़ी की ओर निकल गया। अब लोगों को ये ध्यान हुआ कि वन विभाग इस गुलदार को मारना नहीं चाहता है, और इसलिए इतने नज़दीक में फायर नहीं किया। उन्हें क्या मालूम कि बेचारे की तो चैम्बर में गोली नहीं गई, फायर होता कहाँ से। और उसके बाद बहुत भयंकर जन आक्रोश हो गया। दोस्तों, मुझे भी वहाँ से कॉल आया और मैं 9 तारीख को यहाँ से बोंगा के लिए चल दिया। 9 तारीख को पूरे बांघाट और सतपुली वाले पे सारा रोड चक्का जाम। जो वहाँ की जनता थी उसने गुलदार को मारने के लिए एक प्रेशर बनाया और सारा जो है वो चक्का जाम कर दिया। उसके बाद वन विभाग के अधिकारी और सारे लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने ये मांग की कि वन विभाग वाले जो हैं वो इस गुलदार को मारना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमारे स्थानीय लोगों को भी परमिट दिया जाए। और उसके बाद 2-3 जो स्थानीय लोग थे उनको भी उस गुलदार को मारने के लिए परमिट जारी कर दिया गया। तो जब मैं 9 तारीख को वहाँ पहुँचा तो उस समय मैंने क्योंकि देखा कि वो समय तक तो भीड़ छट चुकी थी, फिर मैं उस एरिया पे गया जहाँ वो लोग जहाँ वो बच्चे को ले गए थे उनके घर से, और उस सारे एरिया का मैंने निरीक्षण किया। तो उसके बाद परमिट मिलने के बाद वहाँ पे पिंजरों की संख्या भी बढ़ा दी गई। एक पिंजरा जो था वो बिल्कुल रोड के बगल पे ही उन्होंने लगा दिया, ढक दिया, और उसके अंदर एक कुत्ता जो था वो फॉरेस्ट ने बांध दिया था। दोस्तों, मैं बताता हूँ आप, तो एक शिकारी थे, उनको भी इस गुलदार को मारने के लिए परमिट जारी किया गया था। और वो शाम को अपने साथी के साथ बाइक के पीछे बैठकर अपने 12 बोर की गन और एक टॉर्च लेके वो भी बिलखेत की ओर चल दिए। और क्योंकि वन विभाग ने जो पिंजरा लगाया था वो बिल्कुल रोड के किनारे था, एक वहीं पे किनारे पे लगाया था। एक पिंजरा उन्होंने जहाँ वो रजत को उसने छोड़ा था, एक पिंजरा वहाँ था। इस पिंजरे के अंदर एक कुत्ता था जो रोड पे था। तो जो शिकारी महोदय थे पीछे बैठे हुए, वो अपनी लाइट टॉर्च से चारों ओर इस प्रकार से सर्च करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब वो उस पिंजरे से लगभग 50 मीटर दूर पहुँचे, क्योंकि
पिंजरा जो था बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी तरह से उसको छुपाया गया था ताकि गुलदार आसानी से इसमें फंस सके। और उन्होंने जो उसकी ओर लाइट मारी तो जब लाइट पड़ी तो कुत्ता जो अंदर था, कुत्ते की आंखें की लाइट जो है वो उसमें रिफ्लेक्ट कर गई टॉर्च की रोशनी से। और शिकारी महोदय ने सोचा कि शायद ये दो आंखें दिख रही है और ये गुलदार है, और उन्होंने तुरंत अपने 12 बोर जो सीधी की और उसके अंदर शायद 6 दाने थे और ठीक कुत्ते के सर का निशाना लेते हुए फायर कर दिया। उन्होंने फिर फायर किया तो फायर की आवाज़ चारों ओर सुनाई दी, तो एकदम धमाका होने से हम सब लोग चौंक गए कि कोई फायर कैसे हो गया। परंतु शिकारी जो थे उनको केवल गन चलाने का तो बहुत बढ़िया अनुभव था। उन्होंने जब फायर किया तो सीधे जो है कुत्ते के सर को उन्होंने निशाना लिया था और 2 दाने उन्होंने कुत्ते के सर पे ही मार दिए थे। और जब वो फटाफट वहाँ भागे कि शायद गुलदार मर गया है, तब देखा कि हमने तो कुत्ते के जो पिंजरा था, पिंजरे के अंदर जो कुत्ता था उसी को शूट कर दिया है और वो वहाँ से खिसक गए। फिर हम लोग फायर की आवाज़ सुन के हम लोग जब आए तो हमने बाद में देखा, यार इस पिंजरे में तो हमने कुत्ता था, वो कुत्ता कहाँ गया। फिर जब बाद में देखा, अरे कुत्ता तो अंदर मरा हुआ है और इसके सर पे किसी ने गोली मार दी है। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है जहाँ अधिक शिकारी होते हैं या अधिक शिकारियों को परमिट जारी कर दिया जाता है, वहाँ बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती है। मैंने इससे पहले के अनुभव में भी आपको बताया था कि शिकारी ही शिकार बन सकता है, और ये भी जिन्होंने बिना देखे कुत्ते को ही गुलदार समझ दिया, यदि कोई आदमी मिलता तो ये आदमी को भी मार सकते थे। इसलिए अनुभवहीन शिकारियों से हमेशा दूर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए, क्योंकि गुलदार का ही शिकार नहीं, ये कहीं इस प्रकार की फायर कर दें, फायर करने के बाद गोली कहीं से कहीं किसी को लग जाए, इसका कोई विश्वास नहीं है। इसलिए हमेशा ट्रेंड शिकारियों के साथ ही काम करें। अनट्रेंड शिकारियों को ट्रेंड करके ही वो इस प्रकार का परमिट उनके लिए जारी करना चाहिए। दोस्तों, स्टोरी बहुत लंबी हो रही है, इसलिए ये गुलदार ने क्या और अधिक शिकार किए या इसके बाद ये गुलदार मारा गया, ये गुलदार कैसे मारा गया, इन सब घटनाक्रमों को सुनने और देखने के लिए दूसरा भाग अवश्य देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों इस घटनाक्रम के दूसरे भाग के साथ। तब तक जय हिंद।